गुड मॉर्निंग आप सबको। गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आज हम लोग एंशिएंट इंडिया को कंप्लीट करेंगे, खत्म करेंगे आज एंशिएंट इंडिया को। ठीक है, चलिए एंशिएंट इंडिया का ये पढ़ने से पहले कल हम लोग डिस्कस किए थे, क्या डिस्कस किए थे कि हम लोग मंदिर निर्माण शैली पढ़ेंगे। ठीक है, तो मंदिर निर्माण शैली ये सब तो हर्षवर्धन राजपूत ये सब पढ़ चुका है। अब देखिए मंदिर निर्माण शैली में नागर शैली है, द्रविड़ शैली है, बेसर शैली है। ठीक, उसके बाद संगम काल आता है। तो हम लोग सबसे पहले मंदिर निर्माण की शैली पढ़ेंगे, तीनों शैली। तो आप लोग को जो है अब थोड़ा सा आज पेन वेन ले लीजिए, क्योंकि अभी जो मैं पढ़ाने वाला हूँ बताने वाला हूँ वो मैं थोड़ा सा बोर्ड पे बताऊंगा। ठीक है, पेन कहाँ है भाई। तो आज आप लोग क्या करेंगे, आज आप लोग थोड़ा सा हम जो पीडीएफ देते हैं वो क्लियर नहीं रहता है, हम करें क्या हमको समझ में नहीं आता है। अच्छा हम इस बारे में बात करते हैं आज टीम से। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम लोग। मंदिर निर्माण की तीनों शैलियों पर ठीक है, देखिए सबसे पहले तो एक छोटा सा इंडिया बनाते हैं अपना। इसको मान लीजिए अपना इंडिया, नीचे वाला भाग थोड़ा बना नहीं ठीक से, पर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको अपना इंडिया मानिए। आपको पता है कि यहाँ से हिमालय पर्वत है, ये हिमालय की श्रेणी है। तीन श्रेणियां होती है, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। ठीक है, आप लोग पढ़े हैं ज्योग्राफी में। तो इस ये है हिमालय और यहाँ पर है कृष्णा नदी। सॉरी यहाँ पर है विंध्याचल पर्वत। कौन सा पर्वत है? विंध्य पर्वत है, विंध्य पर्वत है। ठीक है, आप लोग समझते जाइए। और ये तो आप लोग जानते हैं हिमालय है। अब आप लोग सोच रहे हो मंदिर निर्माण शैली में हम पहाड़ क्यों बता रहे हैं। और यहाँ पर है कृष्णा नदी। कौन सी नदी है? ये कृष्णा नदी है। और नीचे तो कन्याकुमारी है ही। ठीक, नीचे तो क्या है? कन्याकुमारी है ही। अब जो विंध्यन पर्वत और हिमालय के बीच, याद रखिएगा मंदिर निर्माण की तीन शैली है। मंदिर निर्माण की तीन शैली है। ठीक, कौन कौन सी शैली है? पहला है नागर शैली, दूसरा है बेसर शैली और तीसरा है द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली। ठीक है, मंदिर निर्माण की तीन शैली, नागर शैली, बेसर शैली, द्रविड़ शैली। तो मैं नागर, द्रविड़, बेसर, बहुत अच्छा। जो इस क्षेत्र में डेवलप हुआ, यानी किस क्षेत्र में? जो हिमालय से लेकर के विंध्यन पर्वत के बीच, इस क्षेत्र में कौन सी शैली विकसित हुई? नागर शैली। नागर शैली। और कृष्णा नदी और कन्याकुमारी के बीच इस क्षेत्र में कौन सी शैली विकसित हुई? द्रविड़ शैली।
और विंध्यन और कृष्णा के बीच कौन सी शैली विकसित हुई? तो बेसर शैली। ठीक है, तो याद रखिएगा, हिमालय से विंध्यन पर्वत के बीच नागर शैली, विंध्यन पर्वत से कृष्णा के बीच बेसर शैली, और कृष्णा से कन्याकुमारी के बीच द्रविड़ शैली। अब आप लोग आगे सुनिए, आगे कहानी ये है भाई लोग और बहन लोग भी, कि मेन जो शैली है, जो यूनिक शैली है, वो दो ही शैली है, नागर शैली और द्रविड़ शैली। बेसर शैली आप समझ सकते हैं बीच में है, तो ये दोनों की विशेषता मिला करके जो शैली डेवलप हुआ वो बेसर शैली है। तो इसको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, टेंशन नहीं लीजिए, बेसर शैली का इतना ही पढ़ना है कि दोनों की विशेषताओं से मिलके जो बना है वो बेसर शैली है। और हाँ, बेसर शैली का अवस्थिति नॉर्थ ईस्ट में कौन सा शैली होगा? देखिए कई उप शैली है, वो अभी हम कर लेंगे, ठीक है, टेंशन मत लीजिए, वो अभी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, बट अभी मोटा मोटा पढ़ते हैं पहले। अब हम लोग अलग से आते हैं एक नागर शैली में। इधर मैं लिखता हूं नागर शैली, ठीक, इधर आता हूं मैं बेसर शैली, बेसर शैली, ठीक। अब बनाते हैं छोटा सा मंदिर। चलिए देखिए, ये द्रविड़ शैली के मंदिर है और ये नागर शैली के मंदिर है, ठीक है। अब मैं विशेषता लिखना शुरू करता हूं, देख देख करके। सबसे पहले तो मंदिर बनाने से पहले एक चबूतरा बनाया जाता है, ऊंचा चबूतरा, आप लोग देखे होंगे, चबूतरा ऊंचा बनता है तब उसके ऊपर मंदिर बनता है। अभी जो वर्तमान में जो राम मंदिर का डिजाइन देखे होंगे आप लोग, अयोध्या में बन रहा है, पूरा इंडिया देख रहा है, उसमें देखे होंगे मंदिर पे चढ़ने के लिए एक सीढ़ी है। पहले सीढ़ी से चढ़ के मंदिर पे नहीं, मंदिर के चबूतरे पर चढ़ते हैं और उसके बाद मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। सीधे जमीन पे चलते हुए मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते, सीढ़ी चढ़ना पड़ता है, देखे होंगे सीढ़ी है एक, ठीक है। तो पहले चबूतरा बनाया जाता है, उस चबूतरे के ऊपर मंदिर बनाया जाता है। तो स्वाभाविक है इस चबूतरे के ऊपर चढ़ने के लिए क्या होगा? सीढ़ी होगा। तो याद रखिए इसको क्या कहते हैं? अधिष्ठान कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिष्ठान कहते हैं, ठीक है। और अधिष्ठान के ऊपर जो होता है ये क्या है? गर्भगृह है, जिसमें मुख्य देवता रहते हैं, उसको क्या कहते हैं? गर्भगृह। और गर्भगृह का आकार देखिए कैसा है, ये वर्गाकार है। मैथ में पढ़े होंगे आप लोग, गर्भगृह कैसा होता है? वर्गाकार होता है, मैं ये लिख देता हूं, वर्गाकार गर्भगृह। अब इसको कहते हैं शिखर। कैसा शिखर है? लिनियर है, रेखीय है। तो रेखीय शिखर। और ये जो गोल ऐसा दिख रहा है इसको कहते हैं आमलक। आमलक, आमलक, उसके ऊपर कलश होता है। यही है नागर शैली का मूल विशेषता। अधिष्ठान होगा पहले, अधिष्ठान के ऊपर गर्भगृह होगा जो वर्गाकार होगा, वर्गाकार गर्भगृह होगा। और उसके बाद शिखर जो होगा लिनियर होगा, रेखीय होगा, सीधा एकदम स्लोप। और जो उसके ऊपर ये आमलक होगा, आमलक के ऊपर कलश होगा, ठीक। अब आते हैं बेसर शैली, सॉरी बेसर शैली नहीं, ये क्या लिखे हम? द्रविड़ शैली। बेसर शैली तो दोनों के मिलने से बना है। द्रविड़ शैली, ठीक है, सॉरी अगर आप लोग लिखे हैं तो आपको काटना पड़ रहा है। तो अब द्रविड़ शैली देख लेते हैं क्या है। तो द्रविड़ शैली में कोई अधिष्ठान नहीं होता, ये सीधे गर्भगृह होता है, ये गर्भगृह। अब इसको देख के बताइए क्या है, वर्गाकार है या आयताकार है?
तो याद रखिएगा द्रविड़ शैली के मंदिर का आयताकार होता है गर्भगृह, आयताकार गर्भगृह होता है, ठीक। अब ये शिखर क्या है, लेनीय है या सीढ़ीदार है, लिनियर नहीं है, रेखीय नहीं है, सीढ़ीदार है ना, इसको कहते हैं पिरामिडीय शिखर, पिरामिड जैसा, ठीक है, पिरामिडीय हो जाएगा, पिरामिडीय शिखर। और इसके ऊपर क्या होता है, इस तरह का सीधे ऐसे रहता है, गोले सा स्तूपिका जैसा, छोटा सा स्तूपिका रहता है, जैसा कि ना बौद्ध स्तूप पढ़ते हैं गोले सांड, वैसे छोटा सा रखा रहता है। और शिखर के ऊपर क्या होता है, स्तूपिका रहता है। अब सुनिए, उसके बाद द्रविड़ शैली में इतना ही नहीं रहता है, द्रविड़ शैली के मंदिर क्या होते हैं, परकोटे से घिरे होते हैं। परकोटा किसको कहते हैं, बाउंड्री वॉल कहते हैं। यहाँ कोई अति नहीं है, अधिष्ठान नहीं है, सीधे पैदल चल के आइए मंदिर में घुस जाइए, ठीक है, कोई चबूतरा नहीं रहता है। तो परकोटे से मंदिर घिरे रहते हैं। परकोटे से क्या होता है, मंदिर घिरा रहता है। परकोटा मतलब चार दीवारी से घिरा रहता है। तो एक बात बताइए, अगर मंदिर चार दीवारी से घिरा होगा तो मंदिर के अंदर जाने के लिए चार दीवारी में गेट होगा ना। अगर किसी के घर में बाउंड्री वॉल रहता है तो उसके घर में जाने के लिए पहले बाउंड्री वॉल के अंदर जाते हैं, और बाउंड्री वॉल के अंदर जाने के लिए दरवाजा होता है। पहले बाउंड्री वॉल फान के तो नहीं जाते हैं, तो बाउंड्री वॉल के लिए जो दरवाजा होता है उस दरवाजे को क्या कहते हैं, गोपुरम कहते हैं। उस दरवाजे को क्या कहते हैं, गोपुरम कहते हैं। गोपुरम कहाँ होता है, वो होता है द्रविड़ शैली के मंदिरों में। अब सुनिए, यहाँ पे नागर शैली के मंदिर खुले होते हैं, स्टैंडिंग होते हैं। अब नए जो मंदिर बन रहे हैं उसमें बाउंड्री वॉल किया जा रहा है, लेकिन पुराने मंदिरों में कोई बाउंड्री वॉल नहीं होता था। और जब बाउंड्री वॉल नहीं है तो दरवाजे नहीं होंगे, बाउंड्री वॉल होगा ही नहीं तो खाली दरवाजा तो बनेगा नहीं, तो गोपुरम नहीं होगा वहां पे, ठीक है। तो ये गोपुरम समझ गए आप लोग। नागर शैली, द्रविड़ शैली, ये हो गया पिरामिडीय शिखर, आयताकार गर्भगृह, गोपुरम। और यहाँ पे गोपुरम नहीं होता। और ये जो गोपुरम होता है, कभी कभी इतना ऊंचा गोपुरम बनाया जाता था, शिखर अच्छे से ये बनाया जाएगा ना, दरवाजा जानते हैं, ये दरवाजा डिजाइन करके कभी कभी इतना भव्य बनाया जाता था कि इसकी ऊंचाई पीछे के मंदिर से भी ज्यादा ऊंची हो जाती थी, ठीक है। वो अभी हम लोग देखेंगे। अब हम एक एक करके लिख देते हैं। अब हाँ सुनिए, अब बेसर शैली यही समझ लीजिए। बेसर शैली के मंदिर का अपना कोई विशेषता नहीं होता था। पता चला कोई कोई बेसर शैली का गर्भगृह आयताकार है और शिखर रेखीय है, कोई कोई गर्भगृह वर्गाकार बना है लेकिन शिखर पिरामिडीय बना दिया, उसके ऊपर स्तूपिका रख दिया। किसी किसी में क्या किया है बेसर शैली में कि गर्भगृह आयताकार है और क्या है ये पिरामिडीय शिखर भी है, लेकिन ऊपर स्तूपिका की जगह आमलक रख दिया। तो बेसर शैली मिक्स है, तो उसमें उसका कोई अलग विशेषता उसमें बना नहीं है। इसलिए बेसर शैली को बस इतना जानिए कि ये मिल के बना है किससे, नागर शैली और द्रविड़ शैली से, और इसीलिए इन दोनों क्षेत्रों के बीच में भी पड़ता है, ठीक है। अब हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे मैं नागर शैली लिखता हूँ और नागर शैली की कुछ विशेषताओं को लिखता हूँ। नागर शैली, एक नंबर, नागर शैली, ठीक। अब विशेषता, विशेषता में क्या लिखेंगे, नंबर एक क्या होगा, नागर शैली की विशेषता में एक होगा वर्गाकार गर्भगृह, वर्गाकार, आप लोग लिखते चलिए, गर्भगृह। दूसरा रेखीय शिखर, तीसरा शिखर पर आमलक, शिखर पर आमलक तथा कलश, ठीक है। उसके बाद चार अधिष्ठान, अधिष्ठान मतलब चबूतरा, जिस चबूतरे के ऊपर मंदिर बनता है। अब नागर शैली आप लोग पूछ रहे थे नॉर्थ ईस्ट में कौन सी शैली है, तो मैं बता दूं, नॉर्थ ईस्ट में मंदिर की शैली जो है कोई ये उसको, एक सेकंड, उप शैली लिख देता हूं, उप शैली, ठीक। सबसे पहले चलते हैं कश्मीर में, उसको मार्तंड शैली बोलते हैं, मार्तंड शैली। कई लोग इसको पहाड़ी शैली भी बोलते हैं, ठीक है। दूसरा गुजरात,
इसको सोलंकी शैली बोलते हैं, सोलंकी शैली। तीसरा मध्य प्रदेश के क्षेत्र, मध्य भारत या एमपी के क्षेत्रों में, मैं एमपी लिख देता हूं, यहां पर चंदेल शैली। उसके बाद अगला यह है उड़ीसा, यहां पे कलिंग शैली। कलिंग शैली। नॉर्थ ईस्ट में एक शैली बनता है, उसको कहते हैं बांग्ला शैली। नॉर्थ ईस्ट में जो है, आप लोग जो बोल रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में बांग्ला की, लेकिन वो पूछता नहीं है, छोड़ दीजिए जी, इतना क्या डीप जा रहे हैं आप लोग, आईएएस कब तैयारी कर रहे हैं क्या। देखिए नागर शैली का यही है, ठीक है। आप लोग लिखना चाहें तो लिख लीजिए, या बाद में आप लोग बनाएंगे तो बना लीजिएगा। इंग्लिश में तो पीडीएफ रहता ही है यार, सारा पीडीएफ। चलिए अब मैं स्टार्टिंग से चलता हूं। पहले ये है अपना प्यारा भारत जो मैंने बनाया हुआ है। थोड़ा बहुत इसका हिस्सा पाकिस्तान में चला गया और कुछ पाकिस्तान का हिस्सा हम लोग अपने पास रख लिया है। हाँ, तो 3 शैली है, नागर शैली, बेसर शैली, द्रविड़ शैली। नागर शैली का क्षेत्र कहाँ है? हिमालय से विंध्यन पर्वत के बीच। और बेसर शैली का हिस्सा विंध्यन से कृष्णा नदी के बीच है, और कृष्णा नदी से कन्याकुमारी के बीच द्रविड़ शैली है। ठीक, यही 3 शैलियां हैं। अब इन शैलियों में मंदिरों की विशेषता, में मंदिर भी दिखाऊंगा अभी आप लोग को नजारा। नागर शैली के मंदिर में अधिष्ठान होता है, गर्भगृह वर्गाकार होता है, रेखीय शिखर होता है, आमलक होता है, आमलक के ऊपर कलश होता है। द्रविड़ शैली में वर्गाकार गर्भगृह ना होकर, गर्भगृह मतलब जहां मुख्य देवता निवास करते हैं, गर्भगृह वर्गाकार ना होकर के आयताकार होता है, और पिरामिडीय शिखर होता है, ऊपर स्तूपिका होता है। चूंकि ये परकोटे से घिरा होता है, परकोटा मतलब 4 दीवारी, बाउंड्री वॉल। बाउंड्री वॉल किया रहता है मंदिर का, तो बाउंड्री वॉल के अंदर जाने के लिए एक दरवाजा होता है, उसी दरवाजे को क्या कहते हैं? गोपुरम कहते हैं। ठीक, तो ये भी मैं लिख ही देता हूँ आगे। उसके बाद नागर शैली का अलग से विशेषता मैंने एक जगह लिख दिया, वर्गाकार गर्भगृह, रेखीय शिखर, शिखर पर आमलक तथा कलश और अधिष्ठान चबूतरा। ठीक है, और इसकी उपशैली है, कश्मीर में इसको मार्तंड या पहाड़ी शैली कहते हैं, गुजरात में सोलंकी शैली कहते हैं, एमपी में चंदेल शैली कहते हैं, उड़ीसा में कलिंग शैली कहते हैं। ठीक है, यहां तक आई होप कि मैं क्लियर कर पाया आप लोग का। हाँ हाँ, पीपीटी से ही पढ़ाएंगे। डिपेंड करता है कितना पैसा लगता है यूपीएससी तैयारी करने में। कुछ लोग फ्री में कर लेते हैं, कुछ लोग 10 लाख 20 लाख भी भर के नहीं दे सकते हैं। जैसे मेरा एग्जाम्पल देख लीजिए, 9 साल दिल्ली में रह करके भी यूपीएससी नहीं, 9 साल नहीं, मतलब 4-5 साल दिल्ली में, 5-6 साल दिल्ली में भी रह के कुछ नहीं उखाड़ पाए, आप लोग के सामने है। ठीक है, चलिए अगला द्रविड़ शैली में यही लिख देता हूं, द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली का पहले उप शैली लिख लीजिए, उप शैली। द्रविड़ शैली की उप शैली अगर लिखने का मन है तो, क्या कि आप लोग उप शैली, हम बताते नहीं उप शैली, लेकिन आप ही लोग बोले कि नॉर्थ ईस्ट सब पूछने लगे। इसका देखिए 3-4 शैली है उप शैली। एक तो है, देखो क्या ही लिखोगे यार, महेंद्र वर्मन, इसको पहले मोटा मोटा लिखते हैं। यह है पल्लव शैली, पल्लव शैली। ठीक है, उसके बाद है एक चोल शैली, एक है नायक शैली। नायक शैली, पता है नायक शैली कब विकसित हुआ मंदिर निर्माण का? विजयनगर साम्राज्य में, विजयनगर साम्राज्य के समय। जब पढ़ोगे डीप घुसोगे तो हम कितना भी डीप जा सकते हैं, लेकिन ये आप लोग के लिए नुकसान हो जाएगा। तो नायक शैली जो मंदिर निर्माण की शैली है, वो किसके समय में डेवलप हुई थी? विजयनगर साम्राज्य के समय जिस तरह के मंदिर बन रहे थे उसको नायक शैली कहते थे। ठीक, चोल शैली भी 3 तरह का था, यानी उप शैली का उप शैली है, 3 नहीं 4 तरह का, सॉरी। पता है कौन कौन है? एक महेंद्र बाहुबली, महेंद्र वर्मन शैली, एक महेंद्र वर्मन, एक नरसिंह वर्मन, नरसिंह वर्मन, एक राजसिंह शैली। मत याद करिए इतना, छोड़ दीजिए जी। और एक लास्ट में नंदी वर्मन। नंदी वर्मन शैली।
ठीक है, अब कितना याद कीजिएगा, खुद ही सोचिए। तो पल्लव शैली अलग है, चोल शैली के अंदर भी 4 गो है, महेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मन, रासिंग शैली, नंदी वर्मन शैली, और एक नायक शैली है विजयनगर साम्राज्य के अंदर। लिखने का मन करे तो लिखिए, लेकिन छोड़ दीजिए, मत लिखिएगा। द्रविड़ शैली का जो शिखर होता है गर्भगृह आयताकार, और क्या होता है बताइए, शिखर कैसा होता है, अभी बताए थे ना, पिरामिडीय, और क्या होता है, ऊपर स्तूपिका होता है, शीर्ष पर क्या होता है, शीर्ष पर स्तूपिका होता है, स्तूप बड़ा होता है, छोटा स्तूपिका ना, और क्या होता है, परकोटा होता है। इसलिए परकोटे के अंदर जाने के लिए क्या करते हैं, गोपुरम बोलते हैं, गोपुरम। ठीक है, आप लोग को एक और स्टोरी सुनाते हैं, छोटा सा स्टोरी नहीं है, फैक्ट है। विजयनगर साम्राज्य के समय एक अलग विशेष प्रकार का मंडप बनने लगा, कहाँ, मंदिरों के भीतर। उस मंडप को कहा गया कल्याण मंडप। ये पूछता है कि कल्याण मंडप किसके शासन काल में बना, तो विजयनगर के काल में बना था कल्याण मंडप। एक्चुअली आप लोग को पता है कि जैसे अन्य धर्मों में क्या होता है कि जो अन्य धर्मों में विशेष करके, जैसे कि इस्लाम में मस्जिद का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ नमाज के लिए होता है आमतौर पे। हाँ, क्रिश्चियनिटी में चर्च का इस्तेमाल शादी के लिए होता है, क्रिश्चियनिटी में, पर जरूरी नहीं है चर्च में होगा ही होगा, पर होता है इस्तेमाल। अब मस्जिद में होता है कि नहीं होता मुझे नहीं पता, लेकिन जहां तक मैं जानता हूँ शायद मस्जिद का इस्तेमाल शादी के लिए नहीं होता है, शादी विवाह जैसे समारोह के लिए नहीं होता है शायद। लेकिन भारत में मंदिरों का इस्तेमाल, मंदिर सिर्फ पूजा घर नहीं है, इसीलिए कहा जाता है ना कि हिंदू धर्म वे ऑफ लिविंग है। जितने तरह के कार्य होता है सब होता है, जैसे मुंडन करना हो, पितृदान के लिए पूजा पाठ भी मंदिर के भीतर होता है। नॉर्मली जो है क्या कहते हैं, किसी और ओकेजन के लिए भी पूजा लोग कराते हैं, शादी विवाह, सारे त्योहार, जितना चीज होता है सब होता है मंदिर में। तो कल्याण मंडप जो बना था, कल्याण मंडप शादी विवाह जैसे समारोह के लिए बना था, इसीलिए कल्याण का मतलब ही होता है तमिल में क्या, कल्याण का मतलब होता है शादी जो है, जैसे शादी करना तो कल्याणम होता है वहां का मतलब, कल्याणम मतलब शादी हो गया, तो तुम्हारा कल्याणम हो गया, यानी कल्याण हो गया तुम्हारा। हाँ, वैसे शादी के बाद तो इंसान का कल्याण हो ही जाता है, तो कल्याणम हो गया मतलब शादी हो गया। ठीक है, अब आप लोग थोड़ा सा क्या बोलते हैं ये देख लीजिए, क्योंकि विजुअल जब तक नहीं देखेंगे तब तक कोई फायदा थोड़ी है। टेम्पल आर्किटेक्चर, ये सही है। आप लोगों को पता है, एक बात मैं बताऊं, मेरे साथ ना रात से ना आज पढ़ाने का मन नहीं कर रहा है, ईमानदारी से, आप लोग बुरा मत मानिएगा कि मेरे क्लास में ये कर रहा है। 3 इडियट में एक डायलॉग होता है, और आप लोग वो गलत भी मत समझिएगा। 3 इडियट में एक डायलॉग होता है कि जब दोस्त फेल कर जाता है ना तो बुरा लगता है, और जब दोस्त पास टॉप कर जाता है, फर्स्ट नहीं टॉप कर जाता है, तो ज्यादा बुरा लगता है। इसलिए नहीं कि दोस्त टॉप किया है। मेरा एक दोस्त है, रविकांत नाम है, हम लोग रवि बोलते हैं उसको, रविकांत नाम है, तो हाँ ठीक है, शॉर्ट तो चलता है रवि, पर रवि की जगह रविया भी चल जाता है। तो हम दोनों यूपीएससी की तैयारी करते थे साथ साथ। ठीक है, उसका अटेम्प्ट 2021 में खत्म हो गया, मेरे पास एक अटेम्प्ट और था 2022, लेकिन ना उसका भी था कि हम लास्ट तक निकालेंगे, लेकिन निकालेंगे यूपीएससी ही। पर उसके साथ किस्मत ऐसा दिया, साथ नहीं दिया, मतलब किस्मत मतलब कह सकते हैं कि उसका एक भी बार प्री नहीं हो पाया। इनफैक्ट वो लास्ट में 2021 में इतना जान लगाया था, हम लोग साथ में पढ़े 2021 में, तो उसका आखिरी अटेम्प्ट था, उस आखिरी अटेम्प्ट में भी उसका प्री नहीं हो पाया। हालांकि उस बार 21 में मेरा भी प्री नहीं हो पाया था, पर उसके पहले हम 3 बार मेंस लिख चुके थे, 17 में, 18 में और 20 में। 19 में मेरा प्री नहीं हुआ था। यूपीएससी बहुत अनसर्टेन है, जरूरी नहीं है कि जो पास कर रहा है प्री पास करेगा ही। तो वो क्या किया ना,
उस बहुत दुखी हुआ। 6 महीने तक तो उसका बहुत स्थिति खराब था, क्योंकि उसका लास्ट अटेम्प्ट खत्म हो गया। फिर वो यूपी पीसीएस की ओर टर्न हो गया, क्योंकि अब तो कोई ऑप्शन नहीं था। वो यूपी से था, मैं तो बिहार से हूँ। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, मेरे पास एक अटेम्प्ट और था 2022 का, तो मैंने भी फिर जान लगाया 2022 का कि करना यूपीएससी है। तो 2022 में ना मेरा यूपीएससी का प्री हो गया, और फिर मैं बहुत जान लगा के पढ़ता था। मतलब 6 बजे से जो पढ़ना शुरू करता था, रात के 1, 1:30, 2 बज जाता था कभी कभी, और फिर वापस से 6-7 के बीच पढ़ाई शुरू कर देता था सुबह सुबह। मतलब कई लोग आश्चर्य करते थे कि यार बीमार हो जाओगे, तो लगता था यार ठीक है, कोई नहीं, बीमार पड़ जाएंगे, अभी 2-3 महीना है, मेंस का तैयारी करते हैं जम के। और उसमें जीएस और ऑप्शनल 2 भाग होता है। जीएस में मेरे अच्छे नंबर आए, और ऑप्शनल में मुझे बहुत कम नंबर दिया। पता नहीं क्यों इतना कम नंबर दिया, इतना कम नंबर दिया कि 2018 में जितने नंबर मिले थे 4 साल पहले मेंस लिखने के समय ऑप्शनल पेपर में, उससे भी 2-4 नंबर कम था। यानी 4 साल में मेरा कम हुआ, बढ़ा नहीं। और जीएस में अच्छे नंबर थे, तो इंटरव्यू कॉल लेकिन नहीं हो पाया, क्योंकि नंबर बहुत कम था। और पता है, मतलब 1 नंबर से मेरा चूक गया इंटरव्यू कॉल। हालांकि इंटरव्यू कॉल अगर हो भी जाता तो भी बहुत नीचे का रैंक मिलता, आईएएस तो नहीं ही बन पाते, क्योंकि आईएएस बनने के लिए इंटरव्यू कॉल जब होता है जितने नंबर पे, उससे कम से कम 60, 70, 80 नंबर ज्यादा चाहिए होता है, तब आपका आईएएस में चांस है। तो अगर 1 नंबर दे भी देता तो कॉल होता इंटरव्यू। पर इस बात का दुख नहीं था कि इंटरव्यू कॉल नहीं हुआ। बाद में जब नंबर आया तो देखे, तो हमको लगा कि क्या मतलब है कि हम ऑप्शनल पेपर पढ़े ही नहीं है 4 साल से, इतना घटिया कैसे हुआ। तो खैर जो भी है, उसके बाद जो उसका स्थिति था 2021 में, वही स्थिति मेरा हो गया, और हम अभी तक नहीं उबर पाए थे। उसके बाद मेरे एक दोस्त थे अड्डा में, तो हमको वो अड्डा बुलाए, पढ़ना ही छोड़ दिए, पढ़ाई होती ही नहीं थी मेरे से। तो अड्डा जब आए तो अड्डा में हो नहीं रहा था। फिर बोला गया कि नहीं नहीं, ये 4 बार मेंस लिखे हैं। बोले हम नहीं लेते सर, हम एक्सपीरियंस्ड वालों को लेते हैं, हम ऐसे स्टूडेंट को नहीं लेते, आप तो स्टूडेंट हैं। तो फिर जो है क्या कहते हैं, हम वो बोले कि मेंस लिखे हैं 4 बार यूपीएससी का। अब बोलने को तो कोई बोल सकता है, तो उन्होंने पहले प्रमाण देखा मेरा कि आप दिखाइए आप मेंस लिखे हैं कि नहीं। फिर हम दिखा दिए, 17, 18 और 20, 22 में लिखे हैं मेंस। फिर पूछे भी कि आप 2 बार 19 और 21 में क्यों नहीं लिखे थे। हम बोले प्री फेल कर गए थे। उनको लगा हम दिए नहीं थे एग्जाम, 19 और 21 में नहीं दिए थे, हम लगातार दिए थे, फेल कर गए थे 2 बार। तो बोले ठीक है। फिर बोले कि पहले हम आपका देखेंगे, टेस्ट करेंगे। तो फिर वो पढ़वाए, फिर ओके कर दिए थे। अब इस पूरे कहानी का लबो लब क्या पता है, 6 महीने के बाद वो यूपी पीसीएस में टर्न हो गया था रवि। कल रात में यूपी पीसीएस का रिजल्ट आया, और वो एसडीएम बन गया प्रॉपर। तो सबसे पहले फोन आया कि यार हम एसडीएम बन गए। और दूसरी बात, एक बात और बताएं, ऐसा नहीं हमको बुरा लग रहा है, क्योंकि जब वो मेंस पास किया था, तो मेंस के दौरान उसकी कॉपी हम बहुत बार चेक करते थे, उसको एडवाइस करते थे कि ये करो ठीक, ये करो ठीक, क्योंकि मेरे पास 4 बार यूपीएससी का मेंस लिखने का एक्सपीरियंस था। और पूरा इंटरव्यू का तैयारी वो मेरे साथ किया। मेरे साथ क्या मतलब, क्योंकि यूपीएससी के पैटर्न पे उसका इंटरव्यू कर दिया था, तो पूरी इंटरव्यू की तैयारी उसको हम कराए थे। क्योंकि उसमें एक पेपर होता है इथिक्स पेपर। इथिक्स पेपर में यूपी पीसीएस ने इस बार घोषणा कर दिया कि हम इथिक्स से ही सवाल पूछेंगे इंटरव्यू में सिर्फ, क्योंकि लोग भ्रष्टाचारी ज्यादा निकल रहे हैं। तो इथिक्स पेपर से, और इथिक्स पेपर मेरे पूरे ग्रुप में सबसे अच्छा है। तो पूरी तैयारी, तो ऐसा नहीं बुरा लगता था, हम उसको क्यों तैयारी करवाते, और हमको अच्छा लगता है। मतलब कि अब दोस्त आपका एसडीएम है, लोग का एसडीएम से कोई दूर दूर तक जान पहचान नहीं होता, और मेरा इतना क्लोज फ्रेंड जिसके साथ की खेल कूद लड़ाई झगड़ा ये वो सब है। और वो उसको पूरा तैयारी, फोन किया, बोला यार आधा तो तुम्हारा भी बनता है, क्योंकि जो जो हम लोगों ने डिस्कस किया था उसमें से कम 30% क्वेश्चन सीधे आ गए थे। जो है, एक सवाल पूछा था कि सूचना और ज्ञान में क्या अंतर है। संयोग से हम लोग डिस्कस किए थे सूचना और ज्ञान में क्या अंतर है, एकदम एग्जैक्ट। बोला जो जो डिस्कस किए थे सब उतार दिए थे। एक था सवाल ये था कि लोकतंत्र क्या है, सीधा लोकतंत्र क्या है। तो इस पर हम लोग डिस्कस किए हुए थे कि लोकतंत्र पे अगर सवाल आएगा तो कभी मत बोलना अब्राहम लिंकन का परिभाषा कि जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन है, क्योंकि जितने लोगों से पूछेगा सब यही बोलेगा, और वो सुन सुन के थक जाएगा। तो वो बोला था क्या बोलेंगे, तो बोले थे उसको कि तुम बोलना कि लोकतंत्र एक वैल्यू सिस्टम है, मूल्य प्रणाली है, जहां चर्चा से निर्णय लिए जाते हैं, जहां अलग अलग विचारों के प्रति सहिष्णुता बरती जाती है। अगर कोई आपका विरोधी विचारधारा वाला भी है, उसको भी आप धैर्य से सुनते हैं, ये परंपरा जहां है वहां लोकतंत्र है। ये लिखना, ये लिखना नहीं, ये बोलना। और संयोग से पूछा था उससे भी लोकतंत्र क्या है। तो ये 2 क्वेश्चन तो सीधे लड़े थे, और बाकी कुछ इनडायरेक्ट वे में लड़े थे। तो कल रात में हम लोग लगभग आधा घंटा बात किए कि हाँ ऐसे वैसे ये वो।
पर ना पता है उससे बात करने के बाद ना, उसके पहले तक मैं कुछ कुछ कर रहा था, और इस बार मैं बीपीएससी दिया मैंने, क्योंकि जो मेरे दोस्त हैं जो यहाँ अड्डा में, वो हमको बहुत समझाए कि करिए बीपीएससी दीजिए, तो बिना पढ़े दिए थे बीपीएससी, तो बीपीएससी हो गया था, क्योंकि यूपीएससी का एक्सपीरियंस था, तो नॉलेज रहे हो जाता है यूपीएससी की तैयारी आप लंबे समय तक करेंगे तो बीपीएससी हो गया था। फिर मेंस भी लिखी, हालांकि अड्डा में 8.5-9 घंटे लगातार क्लास करना पड़ता है, फिर 3-4 घंटे पीपीटी बनाने में जाता है। उसके बाद ना ऊर्जा बचती है ना समय बचता है पढ़ने का, क्योंकि उस ऊर्जा के साथ नहीं पढ़ पाते 16 घंटे पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ बोलना भी पड़ता है ना लगातार। तो पता नहीं, उसके बाद फिर बंद करके थोड़ा बहुत देख रहे थे, कुछ कुछ पीपीटी का ही देख रहे थे, पीपीटी बना रहे थे आप लोग के लिए, आप लोग को, आपके बैच का नहीं, दूसरे बैच का, जानते हैं। हम बंद किए और सो गए, और सीधा नींद खुला। आज फ्रेश व्रेश भी वैसा कुछ नहीं हुए हैं, बस नींद खुला, कपड़े पहने और आ गए। ठीक है, तो आप लोग ये मत समझिएगा कि हमको बुरा लग रहा है मेरे दोस्त के लिए, हमको खुशी है मेरे दोस्त के लिए, मतलब वो भी बहुत रोया था 2021 में, जितना हम 2022 के अटेम्प्ट के बाद ये किए थे। पर अच्छी बात है कि उसका 1 साल पहले अटेम्प्ट खत्म हो गया। अब लगता है कि 1 साल पहले अटेम्प्ट मेरा भी खत्म हो जाता, शायद हम दोनों साथ साथ मुड़ जाते उधर, कभी कभी मतलब। तो ऐसा होता है, पढ़िए, पास कर जाइए, ठीक है। हैप्पी बर्थडे कुमारी दिव्या, आज दिव्या का बर्थडे है। मैं क्या कहते हैं, पब्लिक कर देता हूँ, आप लोग सब दिव्या को हैप्पी बर्थडे लिख दीजिए, ठीक है। तो ये नहीं, बुरा नहीं लग रहा है हमको, पर अंदर से पता नहीं खाली खाली सा फील हो रहा है। वही 3 इडियट वाला मुझे याद आ रहा है कि मतलब क्या बोला। चलिए देखिए, ये है नागर शैली के मंदिर। ये देखिए, ये नागर शैली में ये अधिष्ठान है, ऊंचा है, हालांकि ज्यादा ऊंचा नहीं है जितना ऊंचा हम बताए थे। और ये रेखीय शिखर है, देखिए शिखर रेखीय है, आप लोग को मिलेगा। शिखर क्या है, रेखीय। मैं पूरा का पूरा एक नागर शैली का लेता हूँ मंदिर, ठीक है। आप लोग हमको बुरा नहीं समझ रहे ना जी, कि कैसा जो है दुष्ट प्राणी है, अपने दोस्त के सिलेक्शन होने पर ये कह रहा है कि दोस्त सेलेक्ट हो जाता है तो बुरा लगता है ज्यादा। तो ऐसा मत मानिएगा, मुझे सच में बुरा नहीं लग रहा है, पर पता नहीं अंदर से अच्छा नहीं मतलब महसूस कर पा रहे हैं कल से। कल रात से मतलब, ठीक है। तो जो जो था अंदर का सब बात बता दिए, मतलब कि जो भी मेरे अंदर भाव आ रहा था रात से आप लोग को। देखिए ये सीढ़ी दिख रहा है आप लोग को, ये सीढ़ी पे चढ़ के मंदिर के अंदर प्रवेश करता है। तो और ये देखिए शिखर पूरा एकदम लीनियर रेखीय शिखर है। तो और ये देखिए, ये जो पूरा आधा यहाँ से यहाँ तक का ये वर्गाकार है, ये और कुछ कुछ मंडप है, अर्ध मंडप बोलते हैं, किसी को कुछ, किसी को अंतराल बोलते हैं, उतना अंदर मत जाइए। लेकिन ये सीढ़ी चढ़ के जाता है, और कोई बाउंड्री वॉल नहीं है, यहाँ कोई बाउंड्री वॉल नहीं होता है। अब हम द्रविड़ शैली के टेम्पल बताते हैं, द्रविड़ शैली का मंदिर। ये देखिए, ये द्रविड़ शैली का मंदिर है। हाँ, ये द्रविड़ शैली के मंदिर है। भगवान ना करे ऐसा भाव आप लोग के भीतर आए कभी। अब याद देखिए, द्रविड़ शैली के मंदिर के ऊपर ये स्तूपिका है ना छोटी सी, और ये देखिए रेखीय शिखर है या सीढ़ीदार शिखर है, पिरामिड की तरह एक के ऊपर एक ब्लॉक्स रखा हुआ है, ठीक है। तो पिरामिड की तरह है, और ये वर्गाकार ना होकर के आयताकार है, ठीक है। हाँ सही बोल रहे हैं जी, थोड़ा मन हल्का लग रहा है आप लोग से शेयर करने के बाद, ठीक है। तो ये क्या है, पिरामिडीय शिखर है, बाकी ठीक है। और गोपुरम देखना है आप लोगों को, गोपुरम। ये देखिए, यहाँ देखिए, ये जो आप लोग को दिख रहा है ना, आप लोग सोचते होंगे साउथ की मूवी में ये मंदिर है, नहीं ये मंदिर नहीं है। ये क्या है, ये जो परकोटा है, परकोटा मतलब जो बाउंड्री वॉल है, उस बाउंड्री वॉल में अंदर प्रवेश करने के लिए यहाँ देखिए लोग आ जा रहे हैं ना इसमें से, यहाँ देखिए लोग सब आ जा रहे हैं ना। जो अंदर दिख रहा है ये वाला, ये मंदिर है। ये तो बस क्या है, ये गोपुरम है, ये दरवाजे हैं, दरवाजा सजाता है ना लोग, तो मंदिर बहुत बड़ा है ये गोपुरम, ठीक है।
हम और दे सकते हैं, देखिए यूपीएससी नहीं दे सकते हैं, बीपीएससी और यूपीपीसीएस दे सकते हैं। बीपीएससी मैंने दिया है, मेंस लिखने गए थे, इसलिए तो आप लोगों का क्लास डिस्टर्ब हुआ है। इसी महीने मेरा मेंस था, पढ़ के तो नहीं दे पाई, लेकिन यूपीएससी में जो पढ़े थे उसी के अकॉर्डिंग हम लिख दिए हैं, ठीक है। चलिए, तो ये है, और यहाँ देखिए ये पूरा का पूरा गोपुरम है, कितना विशाल बनाया जाता था, मंदिर से भी ऊंचा है, पीछे का मंदिर छोटा है, गोपुरम ही बड़ा हो गया है, चाय से ज्यादा गर्म केतली। चलिए, ये तो हो गया कहानी। अब इसको नोट्स करना है, कर ही लिए होंगे आप लोग, नहीं किए होंगे ना, तो कोई बात नहीं है, आप लोग वीडियो को पॉज कर करके देख के नोट्स कर लीजिएगा, पूरा नोट डाउन। अब हम लोग इसका जो नोट्स आप लोग को देने वाले हैं वो देख लीजिए। नागर शैली हिमालय से विंध्य प्रदेश के भूभागों तक फैला हुआ है। ये नागर शैली कहाँ से कहाँ तक है? हिमालय से विंध्य तक है। नागर शैली के मंदिर चतुष्कोणीय होते हैं। इस शैली के मंदिरों के शिखरों की खड़ी रेखा की प्रधानता होती है। खड़ी रेखा, इसे रेखीय शिखर कहते हैं। बताए हैं वर्गाकार तथा ऊपर की ओर वक्र होते हुए शिखर, इन मंदिरों की विशेषता है वर्गाकार गर्भगृह। नागर शैली के प्रसिद्ध मंदिर हैं, कुछ उदाहरण है, भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर, सूर्य मंदिर कोणार्क का, जगन्नाथ मंदिर पुरी का, कंदरिया महादेव मंदिर, सूर्य मंदिर मोढेरा, दिलवारा जैन मंदिर और माउंट आबू। उप शैली नहीं लिखा है क्योंकि उप शैली आप लोग से नहीं पूछेगा, पर कोई बोल दिया था तो मैंने लिख दिया। आगे, द्रविड़ शैली का विस्तार कृष्णा तथा कन्याकुमारी अंतरिक्ष के बीच है। द्रविड़ शैली वही कृष्णा और कन्याकुमारी के बीच है। आधुनिक तमिलनाडु का प्रदेश इसका मेन सेंटर है। वर्गाकार गर्भगृह है और इसे पल्लव, चालुक्य, चोल और पांड्य शासकों के शासनकाल में बनाया गया था, ठीक है। और महाबलीपुरम और कांची के मंदिर, वातापी, एहोल के मंदिर, तंजौर और राजेश्वर बृहदेश्वर मंदिर इस शैली के एग्जाम्पल है। बेसर शैली का विस्तार विंध्य और कृष्णा के बीच है, अभी बताए थे। इसे दक्षिणावर्त भी कहा जाता है। बेसर शैली में नागर और द्रविड़ शैली की तत्व मिश्रित है। इस शैली के मंदिर अर्ध गोलाकार, मोलाकार नहीं होगा, अर्ध गोलाकार होगा, जाने दीजिए, वैसे कोई इसका मतलब नहीं। होयसल राष्ट्रकूट काल में एहोल मंदिर, कैलाश मंदिर एलोरा का बेसर शैली के निर्मित है, ठीक है। ये तो हो गया कंप्लीट। आप लोग को आई होप कि मैं मंदिर निर्माण शैली कंप्लीट करवा पाया। आप लोग को अब वैसे भी नहीं भूलिएगा सर, ठीक है। इंग्लिश में नहीं होता पीपीटी, यहाँ देखिए इंग्लिश के पीपीटी। ये देखिए, ये पूरा डायनेस्टी जो हर्षवर्धन पाल इसे पढ़ चुके हैं, पृथ्वीराज, देखिए यहाँ पे है ना, टेम्पल बिल्डिंग स्टाइल, ये आर्किटेक्चर होना चाहिए, नागर स्टाइल, बेसर स्टाइल, द्रविडियन स्टाइल, फिर आप संगम एज, सब कुछ है इंग्लिश में भाई, ऐसा है ही नहीं। अब हम क्या करें, हम यही देते हैं पीपीटी सीधे सीधे। चलिए, संगम काल सुनिए। संगम का मतलब होता है सम्मेलन, संगम होता है ना, संगम, संगम मतलब जिस दो नदियों का मिलन जहाँ होता है उसको संगम बोलते हैं। प्रयाग भी बोलते हैं धार्मिक रूप से, वैसे संगम बोलते हैं, नदियों का संगम है। तो संगम मतलब मिलन होता है, सम्मेलन होता है, ठीक। तो तमिल बोलने वाले कवियों का, विद्वानों का 3 सम्मेलन हुआ टोटल। कितने दिन तक चला, इस पर हिस्टोरिकल मतभेद है। कुछ लोग कहते हैं ये सम्मेलन 3 सम्मेलन लगातार, पता कितने दिन तक चला था? 9000 दिन तक नहीं, महीने तक नहीं, साल तक। अब ऐसा हो सकता है क्या? 1-2 साल तो चलो फिर भी मान लिया, 4 साल फिर भी मान लिया। हमारे जिले में एक पहाड़ी ने कई पहाड़ी है, उस पहाड़ी पर एक मंदिर बनाया जाना है। उस मंदिर बनाए जाने के लिए पता है मंदिर कब बिल्ट होगा? मंदिर बिल्ट होगा 108 साल बाद, तो ठीक है 108 साल बाद बनेगा। लेकिन उस मंदिर बनने से पहले जो होता है ना, भूमि पूजन होता है। वो भूमि पूजन के लिए कितने दिन तक वो पाठ किया जाएगा वहां पे, पूरे के पूरे 108 साल तक पाठ किया जाएगा, और रुक रुक के नहीं, लगातार, और चल रहा है पिछले कई सालों से, मतलब 8-10 साल से चल रहा है। यानी कि अब कैसे लोग पाठ करेंगे? तो कई लोग हैं, एक लोग पाठ कर रहे होते हैं, बाकी लोग अपना घूम फिर रहे होते हैं, सो रहे होते हैं अपना दिनचर्या पे। उसका 2 घंटा तुम पाठ करो, फिर 2 घंटा हम पाठ करेंगे, 2 घंटा हम पाठ करेंगे, ऐसे चल रहा है। तो कंटिन्यू पाठ चल रहा है। जैसे आप लोग का नहीं, इसके पहले हम लोग नवंबर में एग्जाम था टीचर वालों का, तो 500 घंटे का महायज्ञ किए थे, लगातार 500 घंटे तक चला था। यह शायद शंखनाद था 500 घंटे का। तो कोई एक टीचर 500 घंटे पढ़ाएगा तो शहीद हो जाएगा उसके पहले ही। तो हम लोग 3-3 घंटे बांट लिए थे स्लॉट, 3-3 घंटे पे सारे 18-20 टीचर घूम रहे थे। एक का 3 घंटा पूरा, दूसरा 3 घंटा, फिर दूसरा 3 घंटा, और 18 टीचर होने के बाद फिर से 3 घंटा, तो आसान हो जाता है काम ना। तो वही संगम वालों का कहना है कि हम 9000 साल तक चलाए थे, पर ये हिस्टोरिकली प्रूव्ड नहीं है, ठीक, हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है। पर 3 संगम हुआ था, इसका हिस्टोरिकल एविडेंस है, 1, 2, 3। इस तीनों में से 2 के अध्यक्ष तो अगस्त ऋषि थे। आप खुद ही समझ लीजिए कि 9000 साल तक एक आदमी कैसे अध्यक्षता कर सकता है।
तो 2 संगम के अध्यक्ष अगस्त ऋषि थे, तीसरे संगम को नकीरा ने किया था अध्यक्षता। और अच्छी बात यह याद नहीं करना पड़ेगा, तीनों को संरक्षण दिया था कौन? पांड्य शासक। जैसे कि बौद्ध संगीति में 4 संगीति हुआ था और चारों संगीति को अलग अलग शासक दिया था। पहले को कौन दिया था? पहले को अजातशत्रु, दूसरे को कालाशोक, तीसरे को अशोक और चौथे को कनिष्क दिया था। लेकिन यहाँ पे तीनों संगम को कौन संरक्षण दिया था? पेट्रोनेज दिया था। तो ये दिया था पांड्य शासक। और इसमें से प्रथम और तृतीय संगम कहाँ हुआ था? मदुरई में हुआ था। मदुरई वैगई नदी के तट पर है। और द्वितीय संगम कहाँ हुआ था? कपाटपुरम में हुआ था। ठीक है, बस इतना सा याद करना है, करना ही करना है। सबसे ज्यादा सवाल यही पूछता है, प्रथम संगम के अध्यक्ष कौन थे? अगस्त ऋषि। दूसरे का अगस्त ऋषि, तीसरे के नकीरा। इसको संरक्षण कौन शासक दिया था? तो बहुत आसान है, पांड्य शासक। और इसका स्थल कहाँ है? तो पहले और तीसरे का मदुरई था और दूसरे का कपाटपुरम था। ठीक, देखिए हम नहीं बता सकते हैं, ये कुछ प्रॉब्लम है, जानते हैं किसका? वो जो आप लोग बोल रहे हैं ना पीडीएफ में गलत क्यों है, इसका मैं एक सोल्यूशन बताता हूँ। आप लोग खुद ही समझेंगे कि इस चीज को हम दूर नहीं कर पाएंगे इस सोल्यूशन से ही। आप में से सबका गलत नहीं आता होगा, मैं गारंटी देता हूँ। सर आपका रिकॉर्डेड वीडियो नहीं मिलता है, क्या करें? रिकॉर्डेड वीडियो कैसे नहीं मेरा मिलेगा जी? वो तो सबका मिलता है रिकॉर्डेड सेक्शन में। अच्छा एक बात और है, विनायक 1.0 वालों के लिए एक सूचना है। अगर आप में से कोई विनायक 1.0 वाले को जानते हैं या कोई है 1.0 वाले हैं अगर कोई, तो विनायक 1.0 में हिस्ट्री पूरा नहीं हो पाया। मॉडर्न हिस्ट्री शुरू हुआ जैसे आधुनिक भारत, और उनका क्लासेस का अवधि खत्म हो गया है। 1-2 बचा हुआ है, वो बाद का है, वो 1-2 हफ्ते बाद का, क्योंकि वो एग्जाम को लेकर हम रीशेड्यूल किए थे, संडे वनडे को होगा उनका। एक सेकंड, पीडीएफ में ठीक से नहीं रहता है। हाँ तो सुनिए ना, उनके लिए सूचना यह है कि अगर यदि आप लोग किसी को जानते हैं या है तो वो सबको आ जाइए इसी में। अब इसमें आप लोग ये सब पढ़ चुके हैं तो वो रिवीजन भी हो जाएगा और फिर पूरा का पूरा मॉडर्न इंडिया तक हो जाएगा उनका। क्यों? क्योंकि उनको सबको एक्सेस मिला हुआ है 4.0 का। अमरजीत, इकोनॉमिक्स नहीं हो रहा। इकोनॉमिक्स मेरी जिम्मेदारी नहीं है, अदरवाइज मैं इकोनॉमिक्स तो पढ़ा ही सकता हूँ। मुझे बहुत अच्छे से इकोनॉमिक्स पढ़ाना बहुत पसंद है, मतलब इकोनॉमिक्स मेरा बहुत बढ़िया है। तो आप लोग जो भी 1.0 वाले हैं सब आ जाइएगा। 4.0 ये जो 2.3.4 4.0 का क्लास चला इसी में। हाँ ये तो हो गया। अब सुनिए, आप लोग का पीडीएफ का हम सॉल्यूशन आज समाधान करते हैं। देखिए पीडीएफ का समाधान क्या है। आप में से जो लोग लैपटॉप का इस्तेमाल करते होंगे ना, जो लोग भी लैपटॉप का इस्तेमाल करते होंगे उनका पीडीएफ खराब नहीं होता होगा। टेलीग्राम पे मैं डाल दूंगा। एक बात बताइए, कोई लैपटॉप वाले हैं उनका पीडीएफ खराब नहीं आता होगा? सर पीडीएफ का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। हाँ तो देखिए सही बात है। तो ऐसा करिए कि आप लोग जाइए कैफे पे। मोबाइल वालों का खराब आता है, मुझे पता चला है। टेक्निकल से जब मैंने बात किया था, अब वो मेरे हाथ में नहीं है ना कि हम कुछ सेटिंग चेंज करें ऐप का। तो टेक्निकल टीम से जब बात की तो वो वही बताए थे, और फिर यहाँ भी पता चला था कि हाँ ये ठीक है। जैसे देखिए सुमित बोल रहे हैं मेरा ठीक है, किसी किसी का आता होगा। अरे किसी किसी का नहीं आता होगा। कंप्यूटर ऐसे काम नहीं करता, आदमी के जैसे काम नहीं करता है। हम एक से अच्छे से बात करेंगे, दूसरे से खराब से बात करेंगे। कंप्यूटर बात करेगा तो सबसे खराब से बात करेगा या सबसे अच्छे से बात करेगा? ठीक, कंप्यूटर इंसान नहीं है कि किसी किसी को अच्छा देगा, किसी किसी को खराब देगा। और अगर एक बात सोचिए, किसी किसी को अच्छा देगा भी तो हम क्या कर पाएंगे फिर? तो वो तो कंप्यूटर का प्रॉब्लम है ना। तो आप लोग क्या कीजिए, नेट कैफे से निकलवा लीजिए। लैपटॉप में डाउनलोड क्यों होता है ये नहीं बता पाएंगे भाई। मोहम्मद समीम, हाउ आर यू सर? बढ़िया है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तीनों संगम में कुछ कुछ लिखे गए, ग्रंथ लिखे गए। ठीक है, अब ये ग्रंथ यहाँ दिया हुआ नहीं है 3 संगम में। अब हम संगम कालीन राजनीतिक इतिहास आज हो नहीं पाएगा। कल हम लोग मेडिवल इंडिया में घुसने से पहले संगम कालीन राजनीतिक इतिहास कर लेंगे, चोल चेर पांडे कर लेंगे। ठीक है, और टीचर का ठीक आता है। तो हम क्या बताएं, मेरा कहीं खराब होता है भाई। हम ना परेशान है इस बात को लेकर के। वो कभी कर लेंगे। ठीक है, किसी को पता है टेलीग्राम आईडी तो वो इसमें ये कर लीजिए, क्या बोलते हैं, टाइप कर लीजिए। एग्जाम डेट शायद सितंबर कह रहे हैं, मार्च में होगा एग्जाम आप लोग का। अर्चना ने बता दिया, राजा सर जीएस। आप लोग उस पर टेलीग्राम आईडी है राजा सर जीएस, उस पर आप सर्च कीजिए, मिल जाएगा। ठीक है, राजा सर जीएस।
कल इसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। नहीं 23 फरवरी से नहीं होगा, 6 फरवरी से होगा। ठीक है, 6 फरवरी से होगा। ठीक है, ठीक है, बाय। कल इसको कंप्लीट कर लेंगे। बाय बाय।